Taxability of the gifts. थोड़ा सा टेक्निकल है जी, ध्यान से कवर अप करेंगे और n नंबर ऑफ इलस्ट्रेशंस विल बी देयर ऑन इट. इसका जिक्र बहुत पहले से होता आ रहा है और मैं पहले ही बोलता हूँ कि जिस सेक्शन की बातें पहले से चल रही हूँ वो सेक्शन इंपॉर्टेंट होता है. और मैंने आपको पहले भी बताया कि अगर आपको एक साल में 50,000 रुपये से ज़्यादा के गिफ्ट्स आ जाते हैं, नॉट फ्रॉम अ सिंगल पर्सन, इट मे बी फ्रॉम द मल्टीपल पर्सन, देन इट इज टैक्सेबल. और टैक्सेबल 50,000 के ऊपर वाले नहीं है, पूरी की पूरी अमाउंट टैक्सेबल है. तो अगर मेरे को किसी मेरे फ्रेंड ने 51,000 रुपया दे दिया तो वो फुली टैक्सेबल है. बट अगर वो मेरे को 50,000 देकर जाता फिर ये टैक्सेबल नहीं था. ठीक है, तो आपको कोई 51,000 दे, ठीक है, तो आप उसे कहे कि नहीं मैं कैसे रख सकता हूँ, 50 देता, ठीक है, 1,000 आप रख लो. Where any person receives in any previous year from any person singular or persons plural on or after 1/4. क्या मिला जी आपको? कहते हैं कि जी कैश गिफ्ट्स मिले हैं एनी सम ऑफ मनी विदाउट कंसिडरेशन, जिसकी एग्रीगेट वैल्यू, यहां पे अगर आपके पास हाईलाइटर है एक वर्ड जरूर हाईलाइट करेंगे जी, एग्रीगेट value exceeds 50,000. The word is whole, 100% of the aggregate value. So जितनी भी अमाउंट है अगर वो 50,000 को एक्सीड कर गई then it is taxable. Needless to mention, कैश गिफ्ट का मतलब ये नहीं कि वो आपको बैंक से दे दे तो टैक्सेबल नहीं है. ठीक है, कैश इंक्लूड्स अ बैंक गिफ्ट्स ऑल्सो. ये आगे शायद एक्सप्लेनेशन में भी आएगा, नोट्स में भी आएगा कि यहाँ पर मनी की बात हो रही है, एनी सम ऑफ मनी. अब उसने कैश में पे कर दिया या उसने आपको चेक से पे कर दिया, यूपीआई कर दिया, पेटीएम कर दिया, डजंट चेंज होता है. पॉइंट नंबर बी पे आते हैं जी. कहता है इमूवेबल प्रॉपर्टी दे दी. नंबर 1 विदाउट कंसिडरेशन. नंबर 2 कंसिडरेशन इज देयर बट इनएडिक्वेट कंसिडरेशन. समझते हैं आप दोनों केसेस. मैंने कल भी बताए थे 5 करोड़ की प्रॉपर्टी फ्री में दे दी, दूसरा 5 करोड़ की प्रॉपर्टी 1 करोड़ में दे दी, ये भी तो इनएडिक्वेट कंसिडरेशन. आपको फायदा कितने का हुआ? 4 करोड़ रुपए का. तो हमने कहा कि सर सेकंड केस में आपको 4 करोड़ पे टैक्स देना पड़ेगा. फर्स्ट केस में क्योंकि आपने एक भी रुपया नहीं पे किया आपको 5 करोड़ के ऊपर टैक्स पे करना पड़ेगा. मैंने बस एक ही बात पूछी कि सर जब कंसिडरेशन है ही नहीं तो आप टैक्स किस अमाउंट पे लगाओगे? कहते फेयर मार्केट वैल्यू. मैं कहा फेयर मार्केट वैल्यू क्या होती है? कहते स्टैंप ड्यूटी वैल्यू. ठीक है जी, मूवेबल प्रॉपर्टी है ना, मूवेबल प्रॉपर्टी में तो सरकार के पास बड़ा अच्छा तरीका है कि स्टैंप ड्यूटी डिपार्टमेंट में चले जाओ, उनसे पूछो कि इस दिन इसकी क्या वैल्यू होती है. अभी पढ़ते हैं जी. अमेंडमेंट है इसके अंदर भी और वही अमेंडमेंट है जी 110% वाली. पहले ये कितनी होती थी? 5%. ठीक है, और अब ये कितनी हो गई है जी? 10%. अगर डेविएशन 10% से ज्यादा की है तो ही टैक्सेबल है, एल्स टैक्सेबल नहीं है. जी आइए पढ़ते हैं. कहता है एनी इमूवेबल प्रॉपर्टी. समझते हैं आप इमूवेबल प्रॉपर्टी? लैंड, बिल्डिंग और बोथ विदाउट कंसिडरेशन. ये है जी गिफ्ट. समझ में आता है? पॉइंट नंबर 1. ठीक है, गिफ्ट में जिसमें आपने उसे 1 रुपया भी पे नहीं किया, तो वो कहता है उसकी जितनी भी स्टैंप ड्यूटी वैल्यू अगर वो 50,000 को एक्सीड कर जाती है तो वो आपके हाथ में टैक्सेबल फुल्ली. क्लियर? दूसरा कहता है कि सर फॉर द कंसिडरेशन, मतलब गिफ्ट तो नहीं, मैं तो पैसे देके खरीदी है बट पैसे पूरे नहीं पे किए. ठीक है, पैसे उसे इनएडिक्वेट, कम पे किए, एक्सेस पे किए, फिर तो कोई बात ही नहीं, फिर तो बेनिफिट है ही नहीं, फिर किस बात की इनकम. अगर 5 करोड़ की प्रॉपर्टी 1 करोड़ में खरीदी तभी आप कहते हैं ना कि 4 करोड़ की इनकम है उस पर टैक्स पे करो. बट अगर 5 करोड़ की प्रॉपर्टी 6 करोड़ में खरीदी है तो उससे जाके टैक्स लो ना. मेरे से क्यों टैक्स लेते हो? मैं तो महंगी खरीद के लाया, मेरा तो कैपिटल एसेट क्रिएट हुआ है, कोई इनकम तो अभी है नहीं. फाइन. तो वो कहता है कि जी आपने स्टैंप ड्यूटी वैल्यू से कम पे किया है, बस हमें यही प्रॉब्लम है कि आप महंगी चीज सस्ते में ले आए. इन दैट केस सच एक्सेस इज मोर देन, और आपको कितने का बेनिफिट हुआ? कहता है हायर ऑफ द फॉलोइंग अमाउंट, या फिर तो 50,000 रुपए या 10% ऑफ द कंसिडरेशन विच एवर इज हायर. क्लियर? स्टैंप ड्यूटी वैल्यू कब की देखनी है? तो वो कहता है कि जी ऑन द डेट ऑफ एग्रीमेंट. वैसे तो हम कब की देखते हैं? डेट ऑफ ट्रांसफर की, बट एग्रीमेंट की कब देखते हैं? अगर कुछ ना कुछ पैसे बैंकिंग चैनल से गए. बैंकिंग चैनल क्या है?
कैन आई स्किप दीज 2 पॉइंट्स? ठीक है, तीसरी बार आ रहे हैं कि पहले 43 CA में आया, फिर 50 C में आया, अब iOS में भी आ रहा है। क्लियर? मैं फिर से बोल रहा हूं जी, हायर ऑफ द फॉलोइंग, इसको थोड़ी सी एग्जांपल्स देता हूं जी। 6 करोड़ की प्रॉपर्टी थी, मैं 5 करोड़ 50 लाख में ले आया। ठीक है, अब जो बेनिफिट है कह रहा 50,000 से ज्यादा हो या 10% ऑफ द कंसीडरेशन से ज्यादा हो। मेरे को यहाँ पे बेनिफिट कितने का हो रहा है? 50 लाख, बट मेरी कंसीडरेशन कितनी है? 5 करोड़ 50 लाख। इसका 10% करेंगे जी। क्या है इसके 10% में? स्टैम्प ड्यूटी फॉल कर गई है। अगर वो स्टैम्प ड्यूटी फॉल कर गई है तो ये कंसीडरेशन ओके है, क्योंकि आप स्टैम्प ड्यूटी वैल्यूज अगर आपकी 110% ऑफ द कंसीडरेशन की रेंज में फॉल कर जाती है तो हम इतना मार्जिन आपको देते हैं जी कि इतना तो प्लस माइनस चलता है, हमारी वैल्यू इतनी भी एक्यूरेट नहीं हो सकती। ठीक है, तो अगर आपकी कंसीडरेशन के 10% के अंदर अंदर हमारी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू फॉल कर जाती है, नो टैक्स, नो टैक्स। ये 43 CA ने भी बोला, 50 C ने भी बोला, और अब 56 2 10 भी यही बात कह रहा है। कोई प्रॉब्लम है तो बताएं। क्लियर है? अब 50,000 या 10% विच एवर इज हायर, तो यहां पे 10% कितना बन रहा है? 55 लाख। 55 लाख देखूं कि 50,000 देखूं? तो वो कहते हैं कि सर आप 55 लाख देखें, विच एवर इज हायर। क्लियर? चलेंगे आगे। और वो कहते हैं कि सर जो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू है वो ज्यादा है और आप डिस्प्यूट खड़ा कर रहे हो, तो हमने कहा कि जी वैल्यूएशन ऑफिसर को बुला सकते हैं जी, वैल्यूएशन ऑफिसर को रेफर किया जा सकता है। क्लियर? बट वैल्यूएशन ऑफिसर आपको पता ही है, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू से ज्यादा वैल्यू बताएगा तो उसे इग्नोर करेंगे, कम बताएगा तो उसको ओके कर देंगे। आइए जी, मूवेबल प्रॉपर्टी। ऊपर क्या था? इमूवेबल प्रॉपर्टी। बस 3 ही गिफ्ट हो सकते हैं, आप भी सोच के बताना कोई चौथा कोई गिफ्ट हो सकता है। या फिर तो आप मेरे को कैश दे सकते हैं, या आप मेरे को अपनी प्रॉपर्टी दे सकते हैं, या फिर गोल्ड चेन, गोल्ड पेन, कुछ भी, वॉट एवर यू फील लाइक। ठीक है, मैं इतना चूजी हूं नहीं, वॉट एवर। तो वो कहता है कि अगर आपने कोई मूवेबल प्रॉपर्टी दी है विदाउट कंसिडरेशन और फॉर इनएडिक्वेट कंसिडरेशन, ठीक है, दोनों केसेस आ गए। सो इन दैट केस अगर विदाउट कंसिडरेशन है और उसकी फेयर मार्केट वैल्यू कितनी को एक्सीड करती है? 50,000 को, तो फिर फुल अमाउंट, होल ऑफ द अमाउंट, 100% ऑफ द टैक्स विल बी देयर। क्लियर? और अगर इनएडिक्वेट है, मतलब 10 लाख की चीज आपने मेरे को 8 लाख की दे दी, तो 2 लाख रुपए क्योंकि 50,000 को एक्सीड करते हैं, फुल अमाउंट मतलब 2 लाख रुपए के ऊपर टैक्स देना पड़ेगा। कोई प्रॉब्लम है तो बताएं। अगर हम इस सेक्शन को बहुत ध्यान से पढ़ें तो मैंने आपको एक वर्ड हाईलाइट करवाया जी, एग्रीगेट। एक वर्ड और हाईलाइट करेंगे जी आप, एग्रीगेट। ठीक है, ये 2 एग्रीगेट नीचे भी आ रहे हैं क्योंकि मूवेबल प्रॉपर्टी में क्या केस है? विदाउट कंसिडरेशन और विद कंसिडरेशन, तो दोनों में एग्रीगेट वर्ड है। मुद्दे की बात यह है कि पॉइंट नंबर 2 में एग्रीगेट वर्ड नहीं नजर आता चाहिए। इसका मतलब मेरे को 4 प्रॉपर्टीज आई, 40,000, 40,000, 40,000, 49,000, चारों एक्सेप्ट है, बिकॉज एग्रीगेट वर्ड इज नॉट देयर। यहाँ पे जो 50,000 है वो पर ट्रांजैक्शन है। दूसरा केस भी लेते हैं, ये मैंने विदाउट कंसिडरेशन वाला केस लिया था, अब दूसरा केस भी ले रहा हूं जी। मेरे को 10,30,000 की प्रॉपर्टी आपने 10 लाख में दे दी। दूसरा, उसी साल में 12 लाख की प्रॉपर्टी 11,60 में दे दी। उसी साल में 20 लाख की प्रॉपर्टी 19,50 में दे दी। ठीक है, 3 ट्रांजैक्शंस में प्रॉफिट हो रहा है, बट तीनों में 50,000 नहीं एक्सीड हो रहा। बट अगर आप एग्रीगेट करें तो 50,000 एक्सीड हो रहे हैं, बट मैं बच के निकल जाऊंगा जिसमें टैक्स नहीं है, बिकॉज यहाँ पे 50,000 रुपीज पर ट्रांजैक्शन इंडिविजुअल है, यहाँ पे एग्रीगेट वर्ड नहीं है जी। आपको यहाँ पे एग्रीगेट वर्ड लिख के क्रॉस करना चाहिए, नो एग्रीगेशन।
नो एग्रीगेशन जी। इन केस ऑफ ओनली इमूवेबल प्रॉपर्टी 50,000 विल बी सीन पर ट्रांजैक्शन। चलेंगे हाँ जी। सेकंड पॉइंट के अंदर इन्होंने अमाउंट टैक्सेबल लिखा है, लेस कंसिडरेशन है, स्टैम्प ड्यूटी रहेगी माइनस सच कंसिडरेशन। अगर वो 110% से मतलब रेंज में नहीं फॉल करती, वो कैपिटल गेन में नहीं आ जाएगी? नहीं। तो डिस्टिंग्विश कैसे करें कि आईआरएस वाली ही ये वो वाली है? बहुत ही गलत क्वेश्चन है जी। मैं क्लियर कर देता हूँ बिकॉज नाउ द कंफ्यूजन इज देयर। मैं ये 110% की रेंज से बाहर निकाल रहा हूँ जी, ठीक है। 5 करोड़ में लाया था प्रॉपर्टी, एक्चुअल में उसकी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 6 करोड़ है, ठीक है जी। अब ये 120% में फॉल करती है, 110 में तो ये फॉल नहीं करती है। कॉन्सिक्वेंसेस सुन लीजिए एवरीवन। सो हमने कहा सर 10% या 50,000 के विद इन फॉल होनी चाहिए विच एवर इज हायर। तो यहाँ पे जो 10% है वो 50 लाख है, 50,000 को छोड़ दीजिए। 50 लाख में तो फॉल करती नहीं, जो डिफरेंस है वो 1 करोड़ का है, ठीक है। आई एम द बायर ऑफ द प्रॉपर्टी, आई एम द बायर ऑफ द प्रॉपर्टी। मुझे आईओएस में 1 करोड़ पे टैक्स देना पड़ेगा। ये बात क्लियर हुई आपको, ठीक है। सेलर को कैपिटल गेन में बेचेंगे और सेलर को भी टैक्स 6 करोड़ पे देना पड़ेगा, ठीक है। सेलर ने कहा मैंने 3 करोड़ की खरीदी थी और 5 करोड़ की बेची। हमने कहा सर 5 की नहीं बेची, 6 की बेची है, क्योंकि आपको 50C याद नहीं है। आपकी एक्चुअल कंसीडरेशन कितनी है? 5 करोड़ और स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू विच एवर इज हायर। अगर स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 110% की रेंज में फॉल कर रही होती तो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू को इग्नोर कर देते, बट ये तो 110% में फॉल नहीं करती, तो आप 6 करोड़ पे टैक्स दोगे, ठीक है। और मेरे को भी उन्होंने 1 करोड़ पे टैक्स लगा दिया कि सर 1 करोड़ रुपया गिफ्ट समझो, आपको 6 करोड़ की प्रॉपर्टी उसने 5 करोड़ में कैसे दे दी, ठीक है। 1 करोड़ पे आप टैक्स दो। अब मैं कल जब ये प्रॉपर्टी बेचूंगा तो अगर आपको कोआ याद हो सेक्शन 49, मैंने ये प्रॉपर्टी बेची 10 करोड़ की। अब मेरी कॉस्ट 6 करोड़, क्योंकि मैं 5 करोड़ तो उसे पे करके आया था, 1 करोड़ पे आप टैक्स पहले ले चुके हो, तो 6 करोड़ में सेटल्ड हूं, 6 करोड़ तक का टैक्स मैं दे चुका हूं। उसकी ऊपर की जो एप्रिसिएशन है उस पर मैं टैक्स दूंगा। कोआ में हमने कहा था कि अगर वो 210 के अंदर एक्स के अंदर जो वैल्यू के ऊपर आप टैक्स पे कर चुके हैं वो आपकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में ऐड कर दी जाएगी। क्लियर? तो कैपिटल गेन मेरे हाथ में नहीं है जी, सेलर के हाथ में। ये तो बायर को टैक्स लगा रहे हैं क्योंकि आप सस्ता खरीद के लाए हैं, रिसीव कर रहे हैं जी। आपका कैपिटल एसेट यहाँ पे क्रिएट हो रहा है, खत्म नहीं हो रहा। कैपिटल गेन तो तब आता है जब ट्रांसफर होता है, जब वो खत्म होता है। चलें, हाउएवर वेरी 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 इंपॉर्टेंट, और इसमें भी अमेंडमेंट है जी कुछ बजट 20 के अंदर। वो कहता है कि जी फॉलोइंग केसेस के अंदर अगर आपको कोई मनी या प्रॉपर्टी रिसीव होती है तो वो टैक्सेबल नहीं है। पॉइंट नंबर 1, अगर आपको रिसीव हो रही है किससे? अपने रिलेटिव्स से। अगले पेज के ऊपर आएंगे जी, पॉइंट नंबर 3 पहले पढ़ लेते हैं, इसको सेटल कर लेते हैं पॉइंट को। रिलेटिव का क्या मतलब है? मैं यहाँ पे एक आपके लिए टेबल हल्का सा बना देता हूँ जी। मिस्टर ए हैं, सबसे पहले इनके स्पाउस आ जाएंगे, फाइन। सेकंड वो कहता है कि जी इन दोनों को एक ही कॉलम में कर लेते हैं, ठीक है, ये तो फिर इकट्ठे ही रहते हैं। ब्रदर सिस्टर, क्लियर। फिर वो कहता है कि ब्रदर एंड सिस्टर ऑफ द स्पाउस, स्पाउस के भी ब्रदर सिस्टर। फिर वो कहता है ब्रदर एंड सिस्टर ऑफ ईदर ऑफ द पेरेंट्स ऑफ द इंडिविजुअल, ठीक है। सो पहले अभी पेरेंट्स ले आते हैं। मिस्टर ए के फादर मदर, उनके भी ब्रदर सिस्टर आ जाएंगे, ठीक है। बता देता हूँ, चाचा जी और ताया जी, बुआ जी भी आ जाएंगे, ठीक है। मदर साइड के मामा जी, छोटे मामा जी, बड़े मामा जी, ठीक है, मासी भी आ जाएगी, क्लियर। फिर वो कहता है कि लीनियर असेंडेंट्स और द डिसेंडेंट्स ऑफ द इंडिविजुअल भी आ जाएंगे। सो इन दैट केस आपके फादर के फादर, दादा दादी भी आ गए, परदादा परदादी भी आ गए, कोई कैपिंग नहीं है, ठीक है। और अगर आपके परदादा भी जिंदा हैं तो वो भी आ जाएंगे, ठीक है, डिपेंडेंट्स। और मदर साइड के भी नाना नानी, परनाना परनानी, अगर वो भी आपको गिफ्ट देना चाहते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं। डिसेंडेंट्स में हम नीचे की तरफ आ रहे हैं जी, सन डॉटर, सन्स सन एंड डॉटर, ठीक है जी, दैट इज पोता एंड पोती,
डॉटर के जो बच्चे होते हैं उनको दोता दोती कहते हैं आई बिलीव, ठीक है। सो वो भी आ जाएंगे। फिर अगर अब पड़पोता पड़पोती है, अगर आप इतना जी गई तो वो भी आ जाएंगे जी। नीचे भी कोई लिमिट नहीं है, आप देख लीजिए कि आपकी फैमिली चेन कहाँ तक चल रही है, ठीक है, कितने लोग हम देख सकते हैं, फाइन। और डॉटर्स के सन और वो सब भी इसके अंदर आ जाएंगे। फिर वो कहते हैं कि अगर आपकी वाइफ के भी कुछ बच्चे हैं, ठीक है, ऊपर वाले तो आएंगे, ऊपर वाले पहले कवर अप कर लेते हैं जी। वाइफ के पेरेंट्स, ठीक है, आपके सास ससुर अगर आपको कोई गिफ्ट देना चाहते हैं, और उनके ऊपर भी, ठीक है, दादी सास दादा ससुर, ठीक है, मतलब जो वो है वो भी इसके अंदर दे सकते हैं। मतलब आपके पेरेंट्स और आपकी वाइफ के पेरेंट्स सारे मिलकर एक दूसरे को गिफ्ट दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और फिर वो कहता है कि जी वाइफ के बच्चे भी आ जाएंगे अगर अलग अलग हैं तो, ठीक है। तो आपकी वाइफ के बच्चे भी अगर आपको गिफ्ट देना चाहते हैं दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पॉइंट नंबर 7 में कहता है कि जी 2 से लेकर 6 तक की सबकी स्पाउसेस भी कवर अप कर लो। तो ब्रदर की वाइफ, सिस्टर का हस्बैंड, ठीक है, आजकल तो इंडिया में यही चल रहा है वैसे, ठीक है, ब्रदर की वाइफ ही होनी चाहिए, ब्रदर और सिस्टर का हस्बैंड ही होना चाहिए। और देखिए जो असेंडेंट्स हैं वो तो पहले से ही सारे कपल्स थे, उनके ऊपर तो ये पॉइंट नहीं लगता, ठीक है। फादर मदर, दादा दादी, नाना नानी, वो तो असेंडेंट्स आ गए थे। तो ये जो सेम हिरार्की पे या जो नीचे हैं, अब सन्स वाइफ भी आ गई, डॉटर्स हस्बैंड भी आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे जब हमने कहा कि जी स्पाउसेस भी कवर अप कर लो 2 से 6 तक, तो आपको ऊपर नहीं जाना, ऊपर वाले तो स्पाउसेस पहले से ही कवर्ड थे, ठीक है, आपको नीचे जाना है और ब्रदर सिस्टर को भी। क्लियर? कोई प्रॉब्लम है तो बताएं। नहीं, बट ये तो बहुत बड़ी अच्छी कॉम्प्रिहेंसिव डेफिनेशन है रिलेटिव्स की। उसी से कि जैसे कि कोई भी मतलब गिफ्ट का हाँ, सारी रिलेटिव्स। मैं आपसे जानना चाहता हूँ, चाचा जी गिफ्ट दे सकते हैं? मेरे को मेरे चाचा जी गिफ्ट दे सकते हैं? चाची जी दे सकते हैं? दे सकते हैं? मेरी वाइफ के चाचा जी मेरे को गिफ्ट दे सकते हैं? कहाँ लिखा है? सर यहाँ पे मतलब पढ़ा ना कि उनके स्पाउस के असेंडेंट्स, फादर मदर, दादा दादी, नाना नानी, वो कहाँ पे लिखे? मेरी वाइफ के चाचा जी मेरे को गिफ्ट देना चाहते हैं 2 करोड़। अमाउंट भी बड़ी है, मना भी नहीं कर रहा होगा। इनकम टैक्स में रिलेटिव में आ भी नहीं रहे, उनको मैं ये बोल दूं कि सर आप तो मेरे रिलेटिव है ही नहीं, तो बुरा बड़ा मान जाएंगे। बताइए जी जल्दी से, 2 करोड़ की बात है। मेरी वाइफ के चाचा जी मेरे को गिफ्ट देना चाहते हैं जी 2 करोड़ का। ऑफ इंडिविजुअल। तो मेरे पेरेंट्स के ब्रदर सिस्टर, वो तो मैंने बताया, चाचा जी और ताऊ जी और बुआ जी, मामा जी और मासी। सर उनको कहेंगे पहले वाइफ के नाम पे कर दो, फिर मेरे को दे दो, फिर वाइफ के नाम पे दे दो। दैट इज द प्लान है, ठीक है। आप नहीं ले सकते बट आपकी स्पाउस ले सकते, स्पाउस आपको दे सकते हैं, ठीक है। इस पे ना सॉर्टेड जजमेंट्स हैं, जिसमें उन्होंने बहुत बारी बोला कि आप डायरेक्ट भी ले लो, क्योंकि फॉर्म 1 और 2 अगर आप ले सकते हो तो फिर अगर A = B और B = C है तो A = C है, ठीक है। तो इस पे बहुत सारी जजमेंट्स है कि मैं डायरेक्ट भी ले सकता हूँ, ठीक है। एल्स मेरे को करना क्या था, अगर आप बहुत ही फंसी बन रहे हो तो फिर आप स्पाउस के नेम पे ले लो, ठीक है। वहाँ पे हम्बल प्ले करो कि सर मैं कैसे ले सकता हूँ, इसको जो मर्जी दो, आपके घर की बेटी है, ठीक है। चलिए आगे पॉइंट नंबर 2 के ऊपर आते हैं जी। ऑन द ओकेजन ऑफ मैरिज ऑफ द इंडिविजुअल, तो हमने कहा फ्रॉम एनीवन। अब शादी पे तो पड़ोसी भी आए, समझ रहे हैं आप। मैरिज के ओकेजन पे कोई भी गिफ्ट दे सकता है। पॉइंट नंबर 1, मेरे रिलेटिव मेरे को कभी भी गिफ्ट दे सकते हैं, मेरे बर्थडे पे भी दे सकते हैं, ठीक है, और किसी भी ओकेजन के ऊपर दे सकते हैं। बट मैरिज के ऊपर पूरी दुनिया आपको गिफ्ट दे सकती है,
ठीक है, विदाउट एनी लिमिट एंड विल नॉट बी टैक्सेबल इन योर हैंड्स। सर पर जो हमने पीछे सैलरी में किया था, जब एम्प्लॉयर गिफ्ट देता है तो उसमें वो iOS में आता ही नहीं, तो सैलरी हेड में है, एम्प्लॉयर आपको क्यों गिफ्ट देगा भाई? बट नहीं, मैरिज पे भी आज जैसे आपने बताया था ना, जानते हैं एम्प्लॉयर देगा तो वो सैलरी हेड में ही जाएगा क्योंकि गिफ्ट फ्रॉम एम्प्लॉयर है। एम्प्लॉयर का ऐसा केस बुलाया तब वो तो तब- केस का टेस्टिंग में आया वो और वहाँ पे बॉस बन के थोड़ी ना आएगा, हाँ। चलो खोलो लैपटॉप काम करो, गेस्ट बन के ही आए, खाने पीने आए, शगन डाल के जाएगा, ठीक है। तो उसने अगर 5100 का शगन डाल दिया, टैक्सेबल है जी, 5000 से ज़्यादा का तो गिफ्ट दे नहीं सकता था। सर यही क्वेश्चन है, इधर आपने मतलब एमसीक्यूज में डाला था, उसमें आपने एग्जाम्पशन 10,000 लिखी हुई थी। अब ये कौन सी लिमिट है, 5 है कि 10? 5 ठीक है जी। एम्प्लॉयर अगर दे रहा है तो वो iOS में आ ही नहीं पाएगा, वो तो पहली सैलरी हेड में है, क्योंकि iOS की कंडीशन क्या है, एनी अदर इनकम विच इज नॉट टैक्सेबल इन एनी अदर हेड, तो वो तो पहली सैलरी ने पकड़ लिया, वो तो इनकम iOS तक बेचारी पहुंची ही नहीं, ठीक है। सुनिए जी, इस पॉइंट को भी थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं। हमारे पड़ोसी थे जी, और उनके साथ बहुत ज़्यादा प्यार था हमारा, ठीक है, और फिर वो कनाडा शिफ्ट हो गए, प्यार अभी भी बरकरार है, ठीक है, 2-2 घंटे की डेली वीडियो कॉलिंग है अभी भी, और शादी के लिए उनको कहा है कि जी आना ही आना है, नहीं तो हम शादी करेंगे नहीं। और उन्होंने भी आपको अच्छे खासे प्रॉमिस कर रखे कि शादी पे मेरा मन है मैं $10,000 का शगन डालूँ। मैंने कहा अच्छा, सिर्फ 7 लाख रुपए बन रहे हैं, कोई बात नहीं, ठीक है, पर शादी पे आना ज़रूर। उनकी फ्लाइट जी लास्ट टाइम पे हो गई मिस, कैंसिल वेदर की वजह से, और वो पहुंचे शादी के अगले दिन। अब पैसे कैसे लें, शादी तो हो गई, अब रिलेटिव वो है नहीं, शादी आपकी हो चुकी है, वो आए हैं जी लेट, ठीक है, और भी। अब बताइए जी क्या करें, 7.5 लाख रुपए लें ना लें, मना कर दें उनको कि नहीं ले सकते, सर यहाँ पे occasion लिखा है। ऑन द डेट ऑफ ठीक है जी। तो इसको ओकेजन, इस पर भी सॉर्टेड जजमेंट्स हैं, जिसमें उन्होंने बोला कि शादी का ओकेजन जो है, ठीक है, तो वो आपको 10,000 क्यों दे रहे हैं, बिकॉज ऑफ योर मैरिज, ठीक है। सो इन दैट केस 2 दिन पहले, 3 दिन पहले, रीजनेबल टाइम, 2-3 डेज पहले भी अगर कोई पैसे देकर आपकी शादी बिना टाइम के निकल जाता है, या फिर कोई 2-3 दिन लेट भी आता है और आपको आपकी शादी की वजह से अगर कोई शगन वगैरह डाल रहा है, तो वो भी एग्जाम्प्ट ही माने जाएंगे। क्लियर? सर इसमें फिर हम अगर एक हफ्ते का पीरियड मतलब ब्लैक मनी, हाँ, रीजनेबल जी, ऐसे नहीं कि 5 साल बाद मिले हैं शादी के और वो अभी शादी के शगन नहीं दे रहे हैं। इसमें फिर हम वाइट कर दे सकते हैं थोड़ी ब्लैक मनी की, हाथ पर ऐसे शगन आए थोड़े बहुत। मैंने ना एक और कैपिंग बता रखी है जी, 2 लाख रुपए से ज़्यादा आप कैश नहीं रिसीव कर सकते, ठीक है। तो आप उनको बोलो कि जी आप हमारे बैंक अकाउंट में डाल दो, अगर आपने 5-10 लाख, देखो फिर प्लानिंग अब हो नहीं सकती 2 लाख से ज़्यादा की, आप 2 लाख रुपए तक के वो आप कर सकते हैं। एक और चीज़, बल्कि अब शादी के पे पहले हम लोगों के वाइट मनी बनवाते थे, अब शादी पे ब्लैक मनी बनते हैं इस प्रोविजन की वजह से, ठीक है। मैं वैसे आपको बताता हूँ, लेट से मेरी शादी पे मेरे को 4 लाख रुपए का शगन रिसीव हुआ, ठीक है। हमने किताबों में दिखाया 14 लाख रुपए का, ठीक है। सबकी एक जीरो बढ़ा दी कि फूफा जी इन्होंने 5100 नहीं, इन्होंने 51,000, ठीक है, इन्होंने 1100 नहीं, इन्होंने 11,000 दिए, और अमाउंट बढ़ा के हमने कितनी कर दी, 14 लाख, ठीक है। और मैंने वो बैंक में डिपॉजिट करवा दिया, क्योंकि तब तक ये प्रोविजन नहीं थी। बट अब जब ये बोल रहे हैं कि 2 लाख से ज़्यादा का आप कैश रिसीव नहीं कर सकते हैं, इन दैट केस मेरे को एक्चुअल में 4 लाख आया, मैं शगन से 2 लाख की दिखा पा रहा हूं, समझ रहे हैं आप। तो अब चेक तो कोई देता नहीं है, ठीक है। सो इन दैट केस शगन तो सारे कैश ही डाल के थे, और वो सारे जब शगन के लिफाफे खोलते हैं वो कैश इकट्ठा करते हैं, वो 4 लाख रुपए, 2 लाख से ज़्यादा आप कैश में रिसीव नहीं कर सकते। तो आप किताबों में इनकम टैक्स वालों को क्या बोलेंगे कि हमारा जो शगन है वो कितना है, 195 का है, 198 का है, 190 का है, और इस तरह से आप दिखा के उसे करते हैं। तो आप तो ये ब्लैक मनी बन रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से, और एक और चीज़ है जी, शादी के ओकेजन पे आप लेटर से ये 2 लाख की प्रोविजन नहीं भी थी, तब भी अगर आप उनको बोलते हैं, तो हम प्रॉपर ना असेसी को बोलते थे कि सर लिस्ट बनाना,
ठीक है। कल उन्होंने पूछा 14 लाख रुपए किसने दिए, तो आपके पास एक लिस्ट बनी होनी चाहिए। तो मैंने तो जैसे कंप्यूटर में बनाई तो 2 लिस्ट बना ली, ठीक है। एक जो ओरिजिनल थी, ठीक है, वो भी आपको पता है ये काम आती है, फ्यूचर में उनकी शादी में भी जाना है, तो वो लिस्ट में से देखते हैं कि इन्होंने कितना दिया था, ठीक है। इन्होंने 2100 दिया था तो 2100, इन्होंने 501 डाला था 501, तो वो लिस्ट भी काम की है। और दूसरी फॉर द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, उसके अंदर एक एक जीरोस 5 टाइम्स मल्टीप्लाइड इस तरह से सब कुछ था। लेकिन अगर आपने किसी एक ही पर्सन से दिखा दिया, अब अगर आप कहते हैं कि सर टैक्स प्लानिंग पॉइंट नंबर 1 की करवाओ, शादी की रहने दो, पॉइंट नंबर 1 की करवाओ, ठीक है, कि मैंने बैंक में 10 लाख रुपया जमा करवा दिया और मैंने बोला कि जी मेरे को तो मिस्टर ए से आया है, तो डिपार्टमेंट ए को नोटिस भेजेगा कि आपके पास 10 लाख कहां से आ गया, ठीक है। आप तो बच गई ये कह के कि जी मेरे को तो रिसीव हुआ है फ्रॉम माई रिलेटिव और टैक्स फ्री है मेरे हाथ में, लेकिन मिस्टर ए के पास कहां से आया, उनको टैक्स लग जाएगा, ठीक है। या फिर तो वो मुकरेंगे कि मैंने तो दिया नहीं, अगर वो कहेंगे मैंने दिया है तो आपके पास कहां से आया, आप सोर्स एक्सप्लेन कर दो, फाइन। तो ये ज्यादा टैक्स प्लानिंग इसके ऊपर नहीं हो सकते। चले नेक्स्ट है जी, अंडर द विल और बाय वे ऑफ इनहेरिटेंस। तो कोई अपनी विल में लिख के चला गया जी, ठीक है, और लेट अस ये पड़ोसी ही लिख के चले गए, इनके अपने बच्चे तो इनको बुलाते नहीं थे, और ये अपना जो 2 करोड़ का बंगलो है वो आपके नाम करके चले गए, अब जाने वाले को कौन रोक सकता है। तो आपके हाथ में टैक्स फ्री है जी, ठीक है, जबकि आप उनके रिलेटिव नहीं है। अरे सर इस केस में जैसे अगर कोई मतलब एक्सेसिव अमाउंट है तो वो ऐसे और तो वो चले गए तो उनके लीगलाइज या किसी पे ये क्वेश्चन तो नहीं आएगा कि आपके पास आपका सोर्स क्या है। हाँ, इस केस में ना एक रीजनेबल प्लानिंग हो सकती है जी, जैसे कि आप कह सकते हैं कि जी उन्होंने मेरे को दिए, ठीक है, और मेरे को विल में मिले, और वो कहते हैं उनके पास कहाँ से है, तो हमने कहा जाके पूछ लो, ठीक है, हमें क्या पता उनके पास कहाँ से है, वो तो अब चले गए, तो आपको ज़्यादा है तो आप भी चले जाओ और उनसे पूछ लो, हमें क्या पता। बट अगेन इसके अंदर एक लिमिटेड प्लानिंग ही हो सकती है जी, दे कैन से कि योर एक्सप्लेनेशन इज नॉट जस्टिफाइड, ठीक है, और अगर विल है तो वो प्रॉपर बैंक अकाउंट से ट्रांसफर हो रहे हों, उनकी विल में लिखा हो, ठीक है, फिर ऐसे दे सकते हैं। बट समटाइम्स, ठीक है तो कहना थोड़ा सा अनएथिकल, बट फैमिली में किसी की दादा परदादा की डेथ हुई होती है रिसेंटली या पिछले 2-3 साल में, तो हम कई बार वहाँ से दिखा देते हैं कि विल में या गिफ्ट में वहाँ से 2-4 लाख रुपए हैं। चलें, एक और पॉइंट मेरे मन में आता है जी, लेटेस्ट से ये जो पड़ोसी हैं जिनके साथ आपका ज़्यादा ही प्यार था, ये कनाडा शिफ्ट हो गए, ठीक है, और इनका बंगलो है आपके घर के बिल्कुल साथ वाला, और ये बंगलो आप ही को देना चाहते हैं, दे सकते हैं। जो शादी पे आपको ये $10,000 देकर गए थे, इनका ज़्यादा ही प्यार लग रहा है आपके साथ, अभी अपना बंगलो भी आफ्टर डाउन द लाइन इनकी तबीयत थोड़ी ख़राब हुई, इन्होंने कहा कि जी ये वाला बंगलो तो आप ही संभाल लो, ठीक है, हम बहुत वेल ऑफ हैं कनाडा के अंदर, बट ये वाला बंगलो आप रख लो, ठीक है। सो इन दैट केस ये आप रख सकते हो कि नहीं रख सकते? नहीं, अब मारना क्यों है उनको, वो जी रहे हैं, अभी जीना चाहते हैं, और बट वो आज ही देना चाहते हैं और आप भी आज ही लेना चाहते हैं, पता नहीं आज प्यार है कल लड़ाई झगड़ा ही ना हो जाए, ठीक है, ले सकते हो नहीं ले सकते? ऑब्वियसली ले सकते हैं, बट टैक्स लग जाएगा, ले तो कुछ भी सकते हैं। टैक्स बचाना ही तो है, आपके पास आए हैं जी ये, आप इनके सीए हैं, पूछ रहे हैं सर टैक्स बचाओ, 5 करोड़ का बंगलो है, जाने भी नहीं देना चाहते, 1.5 करोड़ टैक्स भी नहीं देना चाहते, क्योंकि अगर 1.5 करोड़ टैक्स लग गया तो बंगलो बेचना पड़ेगा, उनको लगेगा कि इन्होंने तो बंगलो बेच दिया, बेचना है नहीं, टैक्स बचाओ किसी तरह से। नहीं हो सकती जी इसमें प्लानिंग, बट एक प्लानिंग जो हम इसमें कर सकते हैं जी कि आप शादी कर लो दोबारा, ठीक है, ये शादी तो हुई है, दोबारा कर लो चाहे सेम बंदे से ही, ठीक है, चेंज करना तो भी देख लो, बट आप शादी दोबारा कर लो, और शादी साल जिंदगी में एक ही बार हो सकती है, ऐसा इनकम टैक्स वाले नहीं कह रहे हैं, ठीक है, तो इट कैन बी ऑफ द मल्टीपल टाइम्स, आप जितनी मर्जी बार करें, चाहे हर साल करें, ठीक है, बदल के करें या सेम के साथ करने, वो आपकी बात है। उनके साथ भी तो चल
कर लो, बिल्कुल मैरिज के ओकेजन के ऊपर फिर टैक्स फ्री, आप शादी कर लो, टैक्स बच जाएगा 1.5 करोड़ का, ठीक है, पार्टी दोबारा हो जाएगी। चलें, पॉइंट नंबर 4, इन द कंटेम्पलेशन ऑफ डेथ ऑफ द पेयर। आपने सुना ही होगा जी, मरने वाले की लास्ट विश, ठीक है। सो लेट अस से एक फैमिली है जी, और उसमें जो ग्रैंडफादर है और अल्ट्रा रिच फैमिली है, बट बच्चे आते नहीं पास में, ठीक है, और लास्ट एज के अंदर हमने फुल टाइम अटेंडेंट रखा हुआ है, और वो अटेंडेंट उनकी सेवा करता है, और बच्चे आते नहीं, उनके पास टाइम नहीं है, बिजनेस में भी बिजी हैं, और 1-1.5 साल उसने सेवा वगैरह की, एंड नाउ वी नो दैट द लास्ट टाइम इज़ नियर बाय, और सारे रूम में इकट्ठे हैं, और वो उस वक्त बोलते हैं कि जी ये वाला बंगलो ये छोटू के नाम, ठीक है। सो क्योंकि कोई बेटे ने तो इतनी सेवा की नहीं, बट ये छोटू ने बड़े दिल से और सच्चे मन से सेवा की है, और ये बंगलो मैं इसको देना चाहता हूँ, ठीक है। इन दैट केस इट इज़ अ टैक्स फ्री इन द हैंड्स ऑफ छोटू, ठीक है। बट इस वर्ड को थोड़ा सा और एक्सप्लेन करना चाहता हूँ जी, कंटेम्पलेशन ऑफ द डेथ, ठीक है। ऐसे तो हमने कहा कि सर बड़ी अच्छी टैक्स प्लानिंग है, हम आईटीओ के सामने गए, हमने कहा कि सर बाय गॉड कल रात को इतनी तबीयत खराब हुई ना, मेरे को सच में लगा मेरी जान निकल जाएगी, ठीक है। और उस वक्त इन द कंटेम्पलेशन ऑफ डेथ मैंने अपना ये बंगलो इसके नाम कर दिया। सुबह डॉक्टर ने बोला सर गैस थी, नाउ वी आर फीलिंग फाइन, ठीक है, अब कुछ प्रॉब्लम नहीं है। सो ये टैक्स फ्री है, तो वो जजमेंट में आएगी कि जी कंटेम्पलेशन ऑफ द डेथ शुड बी फॉलोड बाय डेथ, ठीक है। सो एल्स आप ऐसे यूज नहीं कर सकते। तो अब ये जो छोटू है ये रात को ही चाहे काम तमाम करके सोएगा, ग्रैंडफादर नहीं मिलेंगे जी सुबह, क्योंकि इसको अब बंगलो मिल गया है, और टैक्स बचाने के लिए अब इसे ग्रैंडफादर सुबह उठने नहीं चाहिए। क्लियर है? सो कंटेम्पलेशन ऑफ द डेथ मस्ट बी फॉलोड बाय डेथ, एल्स उसे कभी भी कंटेम्पलेशन ऑफ डेथ नहीं माना जाएगा। नेक्स्ट, फ्रॉम एनी लोकल अथॉरिटी एज डिफाइंड इन द एक्सप्लेनेशन ऑफ द सेक्शन 1020। इसमें ना काफ़ी सारे केसेस आते हैं कि जी आपने कोई ब्रेवरी का काम किया, ठीक है, कहीं पर किसी के घर में आग लग गई थी, आप कूद गए, आप बचा के ले आए, और सरकार ने, लोकल अथॉरिटी ने आपको 50,000 1 लाख रुपए का इनाम दिया, तो वो सारे एग्जाम रहते हैं जी। नेक्स्ट, फ्रॉम एनी फंड, फाउंडेशन, यूनिवर्सिटी, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, हॉस्पिटल, मेडिकल इंस्टीट्यूशन, ट्रस्ट इंस्टीट्यूशन जो कि रजिस्टर्ड हैं 1023C के अंदर। इसमें जो ज़्यादा पॉपुलर क्वेश्चंस बनते हैं कि आपको स्कॉलरशिप मिली जी, ठीक है, और उसमें कोई क्विज था और यूनिवर्सिटी ने आपको 2 लाख रुपया दिया कि आप टॉपर हैं, फर्स्ट आए, वो 2 लाख रुपया भी टैक्स फ्री रहेगा, ठीक है, क्योंकि ये भी क्या है, रिसीव्ड विदाउट कंसिडरेशन। बट अगर वो इन सब से मिल रहा है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, हॉस्पिटल, मेडिकल इंस्टीट्यूशन या ट्रस्ट जो कि रजिस्टर्ड है, सेक्शन 10 मेन है जी, आप ये सारे इंडिविजुअली सेक्शंस को इतनी वेटेज नहीं देंगे। नेक्स्ट है जी, एनी ट्रस्ट इंस्टीट्यूशन रजिस्टर्ड अंडर 12A, 12AA, इसमें पब्लिक चैरिटेबल और पब्लिक रिलीजियस ट्रस्ट आ जाते हैं, तो उन ट्रस्ट से भी अगर आपको कोई पैसा मिल रहा है, इंस्टीट्यूशन और ट्रस्ट, तो वो भी आपके लिए टैक्स फ्री रहता है। पॉइंट नंबर 8, एनी फंड, ट्रस्ट, इंस्टीट्यूशन, यूनिवर्सिटी, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, हॉस्पिटल, मेडिकल इंस्टीट्यूशन जो कि 1023C ऊपर भी आया था, तो उसके क्लॉज नंबर 4, 5, 6, 6A के अंदर अगर वो रजिस्टर्ड है तो। आर वी गेटिंग? यस, दैट इज द क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट जी। यहाँ पे वर्ड है बाय और ऊपर था फ्रॉम। ये किसी को कुछ पैसा देना चाहते हैं, स्कॉलरशिप्स वगैरह, तो जिसको दे रहे हैं वो टैक्स फ्री है, कोई इनको देना चाहता है, ठीक है, तो भी वो टैक्स फ्री है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि रिपीट 2 बार क्यों आ रहा है। फिर वो कह रहे हैं सेक्शन 47 के तहत, याद है आपको कैपिटल गेन, सेक्शन 47, द ट्रांजेक्शंस विच आर नॉट डीम्ड टू बी द ट्रांसफर, जिनको ट्रांसफर नहीं माना जाता, तो उसमें ये सारे पॉइंट्स है। होल्डिंग ने सब्सिडरी को दे दिया, फ्री में दे दिया, तो हमने कहा सर उसके हाथ में टैक्स नहीं लगेगा क्योंकि तो ट्रांसफर है ही नहीं, और ये 56 में भी टैक्सेबल नहीं होगा, और द वाइस वर्सा। तो ये सारी ट्रांजेक्शन जो 47 में ट्रांसफर मानी ही नहीं जाती, तो उस केस में अगर आपको कुछ रिसीव हुआ जिसके बदले में आपने कोई भी कंसिडरेशन नहीं भी पे की, तो वो टैक्सेबल नहीं रहेगा, क्योंकि वो कैपिटल गेन में भी बच जाता है, उसको IOS में भी हमने बचा दिया। चलिए आगे,
Point number 10, from any individual by a trust created solely for the benefit of his relative of the individual. Exemplify कर देता है। ऐसी बहुत सारी एग्जाम्पल्स बन सकती हैं, मेरे मन में जो आ रही है मैं आपको वो बता रहा हूँ। मिस्टर ए 100 करोड़ रुपए कमाए हैं जी, और इनको अपने बेटे पे पूरा विश्वास है कि ये महानालायक है और इसने कुछ बचाना नहीं है आफ्टर मी, ठीक है, और इसने सब कुछ गवा देना है, जैसी इसकी हरकतें हैं, जैसी इसकी कंपनी है और जितनी इसकी समझ है, ठीक है। ये सरवाइव करेगा नहीं, जब तक तो हम बैठे हैं हम इसे बचा रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, अपनी विल में लिखते हैं कि ये 100 करोड़ रुपया जो है ये सारा का सारा, विल में नहीं, ठीक है, अभी जिंदा हैं या फिर रिटायर होना चाहते हैं, तो ये अपने लिए 5 करोड़ रुपया रख के बाकी 95 करोड़ रुपया एक ट्रस्ट को दे देते हैं, और ट्रस्ट के अंदर ट्रस्टी बना देते हैं ABC को, और बोलते हैं कि जी ये जो 95 करोड़ रुपया है ये सिर्फ और सिर्फ मिस्टर बी के बेनिफिट के लिए यूज हो, बट बी को कभी देना नहीं है, ठीक है। तो ये घर, प्रॉपर्टी, बैंक बैलेंस सब कुछ ट्रस्ट में रख गए, क्योंकि इनको ये टेंशन है कि बी को दे दिए तो ये लेटेस्ट ये जुआ बहुत खेलता है, तो इसने बैटिंग पे लगाया ना और सब गवा देना है, और इसको फिर खाने के भी वांदे हो जाएंगे, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया कि जी आप ये 95 करोड़ की FD करवा दो, और उसका जो ब्याज आएगा महीने का 90 लाख रुपया वो इसको दो, और ये 90 लाख रुपया उसकी इंटरेस्ट इनकम को जैसे मर्जी स्पेंड करें, वो इसकी मर्जी है, बट 95 करोड़ को टच नहीं कर सकता, ठीक है, जस्ट फॉर हिज वेल बीइंग, ठीक है। अब पेरेंटल लव होता ही ऐसे जी, बच्चा जैसा मर्जी हो, ठीक है, प्यार तो अंधा ही है, सो इन दैट केस ये जो ट्रांसफर आपने ट्रस्ट को किया है ये भी ट्रस्ट के हाथ में टैक्सेबल नहीं होगा। देखिए अगर अब आपको समझ में आता है तो फ्रॉम एन इंडिविजुअल बाय अ ट्रस्ट क्रिएटेड और एस्टैब्लिश्ड सोली फॉर द पर्पज ऑफ द बेनिफिट ऑफ द रिलेटिव ऑफ द इंडिविजुअल, ठीक है। आप रिलेटिव को डायरेक्ट नहीं देना चाहते, बट आप इनडायरेक्टली एक ट्रस्ट बनाकर उसके थ्रू दे रहे हैं, इट इज ओके, इट इज फाइन, एंड सच अदर एज में बी प्रिस्क्राइब। वो कहते हैं बाकी रूल्स में अभी ओपन एंडेड है, ठीक है, टू बी कॉन्टिन्यूड। सर जो ये ट्रस्ट अकाउंट था ये रिलेटिव के अलावा किसी और के लिए बन सकता है? नहीं, मतलब अगर तो सी पर्टिकुलर पर्सन के लिए नहीं बन सकता, अगर पर्टिकुलर पर्सन के लिए, बट अगर आप ये चैरिटेबल ट्रस्ट और रिलीजियस ट्रस्ट को दे देंगे वो तो ये ट्रस्ट में आ ही जाएंगे, ठीक है। बड़े लोग ऐसा करते हैं, ठीक है। मेरे को सुनने में आता था कि इधर रामशरणम के अंदर कुछ लोग अपनी घर की रजिस्ट्री डाल के दान पेटी में डाल के चले गए, ठीक है। तो अगर आप इस तरह से करते हैं कि जी मेरे तो आगे पीछे कोई है नहीं है और मैं इस ट्रस्ट को अपने सारी प्रॉपर्टी डोनेट करके जाना चाहता हूँ, तो ट्रस्ट को जो ट्रस्ट पैसा दे रहा है या ट्रस्ट को जो रिसीव हो रहा है वो टैक्सेबल नहीं है। चलेंगे आगे, एक बार ये सारा रिकॉल कर लेते हैं। चलिए एक पॉइंट ही रह गया जी, पहले वो भी पढ़ लेते हैं। प्रॉपर्टी का क्या मतलब है? प्रॉपर्टी हमने कहा सर प्रॉपर्टी का मीनिंग कहां से आप पढ़ाने लग गए? याद कीजिए जी 56 सबसेक्शन 2 क्लॉज 10 के अंदर 3 पॉइंट्स आए थे, एक कैश और वैल्यू ऑफ मनी, दूसरा था जी इमूवेबल प्रॉपर्टी। इमूवेबल प्रॉपर्टी हमें पता है, फिर आया था जी मूवेबल प्रॉपर्टी। वहां पे मूवेबल प्रॉपर्टी में क्या आएगा और क्या नहीं आएगा, दैट इज द मेन थिंग। तो कहता है प्रॉपर्टी का मतलब बता रहा हूं, मूवेबल प्रॉपर्टी खुद समझ जाना, क्योंकि पॉइंट नंबर 1 है इमूवेबल प्रॉपर्टी। तो इमूवेबल प्रॉपर्टी तो हमने अलग से कवर अप कर ली थी। अब बाकी जो 2 से लेकर 9 तक जो पॉइंट्स हैं ये सारी क्या है, मूवेबल प्रॉपर्टी। मेरे को सिर्फ मूवेबल प्रॉपर्टी का ही मतलब जानना था, इमूवेबल तो मेरे को पता ही है, वहां पे तो मैंने आपको लिखवा ही दिया, लैंड, बिल्डिंग और बोथ, ठीक है। अब मेरे को किसके ऊपर आना था, मूवेबल प्रॉपर्टी में क्या क्या आता है जिसपे आप 50,000 रुपए एग्रीगेट की कंडीशन लगा देते। एग्रीगेट, वहां पे एग्रीगेट वर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट। कहता है शेयर्स और सिक्योरिटीज। जब वर्ड सिक्योरिटीज लिख दिया और शेयर्स लिखने की क्या जरूरत थी, क्योंकि सिक्योरिटीज की डेफिनेशन में शेयर्स ऑलरेडी आ ही जाते हैं, ठीक है। तो शेयर्स में इक्विटी और प्रेफरेंस, और सिक्योरिटीज में बॉन्ड, डिबेंचर, यूनिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड, AIF के यूनिट्स, ये सारे भी इसके अंदर, डेरिवेटिव्स ये भी इसमें आ जाएंगे। ज्वेलरी याद है आपको, ज्वेलरी की डेफिनेशन कैपिटल गेन्स में, ठीक है जी। एक तो मेटल हो या फिर स्टोन्स वाली चीज हो। मेटल में ऑर्नामेंट्स लिखे, स्टोन में सब कुछ आता है। सेम है जी आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन, ड्राइंग, पेंटिंग, स्कल्पचर्स, ये 6 तो हमारे सेम आ गए जी पर्सनल इफेक्ट्स वाले, एनी वर्क ऑफ आर्ट, ठीक है। और लास्ट में एक है जी बुलियन। तो इसने नए कौन से 2 ऐड किए, एक ऊपर शेयर्स और सिक्योरिटीज और नीचे बुलियन।
बुलियन भी वहां पे मैंने आपको कवर अप करवा दिए थे जी ज्वेलरी के अंदर, कि जजमेंट है कि अगर आपके पास गोल्ड बुलियन हो, जो कॉइन्स हो, तो उनके ऊपर भी कैपिटल गेन लगता है। अगर आपने गोल्ड ब्रिक ले ली 1 किलो की और उसको बेचा तो वो कैपिटल गेन के अंदर आता है। तो यही मेन है जी शेयर एंड सिक्योरिटीज। बाकी तो मूवेबल वाली जो थी वो पर्सनल इफेक्ट्स वाली सारी चीजें इसके अंदर आ गई। आर वी गुड? स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू से क्या मतलब है? क्रॉस लगा रहे हैं। फेयर मार्केट वैल्यू क्रॉस लगा रहे हैं। ज्वेलरी क्रॉस लगा रहे हैं। उसने लिखा है ज्वेलरी में रेफर द कैपिटल गेन्स। नोट्स में आते हैं जी। कहते हैं पॉइंट नंबर 1 में मैंने बोला था कि जी कैश, कहता उसमें से कैश नहीं आता, उसमें चेक, ड्राफ्ट, एफडी, एनएससी के सर्टिफिकेट, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स, ये सब भी आ जाते हैं। किसान विकास पत्र, ये सब कुछ इसमें आ जाते हैं। फाइन। नेक्स्ट वो कहता है कि जी 50,000 रुपये एग्रीगेट देखना है, तो अगर मिस्टर ए को 31,000 रुपये मिले बी से और 20,000 रुपये मिले सी से, तो टोटल हो गया 51,000। क्योंकि ये 50 से ज्यादा है तो पूरा 51 टैक्सेबल होगा। मतलब 50,000 रुपये पर ट्रांजेक्शन नहीं है, पर असेसी है। ओके ही था। कहता है डेफिनेशन ऑफ प्रॉपर्टी एग्जॉस्टिव है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। और वो कह रहे हैं इसमें कोई और एसेट नहीं है। तो केस लॉ के अंदर आया जी कि मेरे पड़ोसी ने मेरे को 5 लाख रुपए की, नहीं 5 लाख की क्यों, 50 लाख रुपए की गाड़ी गिफ्ट कर दी। ठीक है, सो इन दैट केस टैक्स फ्री है जी मेरे हाथ में। आप कहेंगे कि सर मूवेबल प्रॉपर्टी, उसमें तो ये आती ही नहीं। मूवेबल प्रॉपर्टी में क्या आते हैं? शेयर्स, ज्वेलरी, आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन, ड्राइंग, पेंटिंग, स्कल्पचर्स, एनी अदर पीस ऑफ आर्ट और बुलियंस, ये तो उनमें कुछ है नहीं। तो ये मूवेबल प्रॉपर्टी है ही नहीं। तो अगर इसकी वैल्यू 50,000 से भी ज्यादा हो, so is it a loophole in the law? The answer is big yes. The answer is big yes. Are we getting it? तो अगर मेरे को प्लानिंग करनी है, लेट से आपके पास 1 करोड़ रुपए एक नंबर में है और आप मेरे रिलेटिव नहीं है और मैं अपने नाम पे ट्रांसफर करना चाहता हूँ। याद है आपको वो जो मैंने बताया था कि 4 फीट हम कर लेते थे उसके पैसे 1/4/14 से पहले जो प्लानिंग कर रहे थे। तो उसमें अगर मैं आपको बोलूं कि आप मुझे 1 करोड़ रुपए का लैपटॉप या गाड़ी खरीद के दे दो, ठीक है, आपने 1 करोड़ की गाड़ी खरीद के मेरे को दी, टैक्स फ्री इन माई हैंड, मैंने वो गाड़ी बेच दी, मेरी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितनी की थी? 0। सॉरी, वो तो कैपिटल एसेट है ही नहीं। ठीक है, सो इन दैट केस उसको बेच के मेरे को 90 लाख रुपए मिल गए। सो वो 90 लाख रुपए मेरे हाथ में पहुंच गए जी। 1 नंबर का पैसा। आईटीओ मेरे से पूछेगा आपके पास कहां से आए, तो मैं बताऊंगा जी मेरे को तो गाड़ी आई थी। ठीक है, और गाड़ी तो टैक्सेबल है नहीं। तो ये लूपहोल है, लेकिन ये इतना इफेक्टिव नहीं है क्योंकि इसमें जीएसटी की मार पड़ेगी। जो भी एग्जांपल मैं दूंगा, ठीक है, अब मैं बोलूं लैपटॉप दे दो मेरे को, कोई भी चीज जिसकी वैल्यू इतनी डेप्रिशिएट ना होती हो, तो वो आप रिसीव करके आगे बेच सकते हैं, बट उस पर जीएसटी जरूर लग जाएगा। तो यहाँ पे टैक्स प्लानिंग है जी, मेरे हिसाब से तो बहुत अच्छी टैक्स प्लानिंग है कि अगर आप किसी 2-4 लाख रुपया गिफ्ट करना चाहते हो, ठीक है, और मेरा पड़ोसी मेरे को गिफ्ट करना चाहता है, तो मैं उसे बोलता हूँ कि मैं 4 लाख रुपया एज इट इज तो नहीं ले सकता, बट वो 4 लाख रुपए लेट से मैंने ये चीज खरीदनी है, अब वो खरीद के मेरे को दे दो, अगर वो प्रॉपर्टी के एसेट की डेफिनेशन में नहीं आता, कि घर का फर्नीचर बनवा दो, ठीक है, गाड़ी दे दो, इस तरह की चीज। क्लियर? और ऐसे भी कर सकते हैं, बस आपको ये चीज ध्यान में रखनी पड़ेगी वो प्रॉपर्टी की डेफिनेशन में ना आ जाए। दैट इज द मेन थिंग। नेक्स्ट स्टार मार्क करेंगे जी, अमेंडमेंट है। गिफ्ट ऑफ मनी पेड बाय अ पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया टू अ नॉन रेजिडेंट नॉट बीइंग अ कंपनी और अ फॉरेन कंपनी शैल डीम टू अक्रू और अराइज इन इंडिया। ठीक है, आज से पहले टैक्सेबल नहीं था। लेट अस से फादर ने अपने एनआरआई सन को, जो बाहर ही रहता है, इंडिया में एक बार भी नहीं आया पूरे साल के अंदर, उसको 10 लाख रुपए भेजे हैं डॉलर्स, ठीक है, और वो टैक्सेबल ही नहीं थे। रिलेटिव वाला तो एग्जाम्प्ट हो जाएगा, मैं एग्जाम्पल चेंज कर देता हूँ। ठीक है, फ्रेंड को, आपने अपने फ्रेंड को 10 लाख रुपए भेजे हैं जी अब्रॉड के अंदर, तो वो कहते हैं सर नॉट रिसीव्ड इन इंडिया और नॉट डीम टू रिसीव, रिसीव से बच के चला गया, और अक्रू और अराइज इन इंडिया नहीं हुआ क्योंकि वो इंडिया के अंदर है ही नहीं। लेकिन इसको स्पेसिफिकली उन्होंने किसमें ऐड कर दिया कि अगर कोई रेजिडेंट नॉन रेजिडेंट को पैसे पे करेगा, देखिए क्या वर्ड है, गिफ्ट ऑफ मनी,
in that case it will be taxable in India in the hands of non-resident, obviously in the hands of non-resident and deemed to accrue or arise in India. ये बहुत इंपॉर्टेंट है जी पॉइंट. ये पहले इंडिया के अंदर टैक्स से बच के बाहर निकल रहे थे, बट अब ये इंडिया के अंदर टैक्सेबल हो गए, बट पार्शली हुए जी, पार्शली, क्योंकि सिर्फ इसमें मनी आया. ठीक है, तो अगर आपने उसे ज्वेलरी दे दी 2 करोड़ की तो वो इंडिया में टैक्सेबल नहीं होंगे. चलें आगे, करें अभी इलस्ट्रेशन. चलिए जी, चेक द टैक्सेबिलिटी इन द फॉलोइंग केसेस. मिसेस रश्मि है जी, ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर एंड कंप्यूट द टैक्सेबल इनकम फ्रॉम द गिफ्ट्स ऑन द ओकेजन ऑफ हर मैरिज. ठीक है जी, मैरिज हुई है इनकी 2021, 14/8/20 को 90,000 रुपया रिसीव हुआ है, जिसमें से 70,000 रुपये रिलेटिव से और बाकी फ्रेंड से. हमने कहा सर मैरिज है ना, बस 90,000 टैक्स फ्री हो गया, रिलेटिव नॉन रिलेटिव का कोई फंडा नहीं है मैरिज के ऊपर. फिर वो कहते हैं कि जी 18,000 रुपये इनको गिफ्ट हुए हैं फ्रॉम द कजन ऑफ हर मदर, टैक्सेबल है जी. ब्रदर सिस्टर तो दे सकते थे, बट कजन कहां से आ गए? आपके सगे मामा जी या सगी मामी जी मासी देना चाहते हैं वो दे सकते हैं, बट कजिन कैसे दे सकते हैं? मदर के कजिन्स नहीं आ सकते. क्लियर? सेलफोन आया जी 21,000 का, हमने कहा सर जाने दो, सेलफोन तो प्रॉपर्टी है ही नहीं. 21,000 छोड़ो, 21 लाख का भी होता तब भी टैक्स फ्री था. चलें, आर वी गुड और नॉट? पॉइंट नंबर 4, 25,000 रुपए शी गेट्स अ गिफ्ट फ्रॉम द एल्डर ब्रदर ऑफ हर हस्बैंड्स ग्रैंडफादर. नहीं आएंगे, ग्रैंडफादर के ब्रदर सिस्टर कहाँ गए? आपके मदर के तो आ रहे थे, फादर के तो आ रहे थे, ग्रैंडफादर के ब्रदर सिस्टर नहीं कहीं पे भी आए. तो वो कहते कि जी ये नहीं आएंगे, टैक्सेबल है. 25,000 रुपये टैक्सेबल है. इसने देखिए रीजन यही दिया है कि वो क्या रिलेटिव की कैटेगरी में फॉल नहीं करते. मैंने मिस कर दिया कोई? एम्प्लॉयर था, सॉरी मैंने पढ़ा ही नहीं. सेलफोन 21,000 का जी एम्प्लॉयर से टैक्सेबल हो गया जी सैलरी हेड में, क्योंकि 5,000 रुपये से ज्यादा का है. फाइन, करेक्ट कर रहा हूँ. और पॉइंट नंबर 5 है जी लास्ट, कहते हैं गिफ्ट आया है फ्रेंड से 2,000 रुपये का, टैक्सेबल रहेगा, बट अगर एग्रीगेट अमाउंट 50,000 को एक्सीड नहीं करती. तो पहले एक गिफ्ट आया था जी 18,000 रुपये का, फिर एक गिफ्ट आया 25,000 रुपये का, फिर एक गिफ्ट आया 2,000 का. तो सारे गिफ्ट्स मिलाकर भी 45,000 ही बन रहे हैं. सो एग्रीगेट वैल्यू क्योंकि 50,000 को एक्सीड की नहीं की, तो ये तीनों गिफ्ट भी एग्जाम्प्ट हो गए. वैसे तो टैक्सेबल थे, बट टैक्सेबल से तभी थे जब 50,000 को एक्सीड कर जाते. तो चलें आगे. इलस्ट्रेशन 7, डिस्कस द टैक्सेबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग receipts in the hands of Mr. Sanjay Kamboj under the income tax act during the assessment year 21-22. 51,000 रुपये उसके सिस्टर ने दिए जो यूएस से आई है. कोई बात नहीं जी, सिस्टर तो गिफ्ट दे सकती है, 51,000 का 51 लाख भी दे सकती है, एग्जाम्प्ट है, रिलेटिव है. चलें आगे. पॉइंट नंबर 2, क्यों रिलेटिव के साथ? रिलेटिव तो दे सकते हैं ना, मेरे फादर मेरे को दे सकते हैं जी आज भी, बिना किसी ओकेजन के 20 लाख रुपया देंगे तो एग्जाम्प्ट है, गिफ्ट फ्रॉम रिलेटिव. पॉइंट नंबर 2, रिसीव्ड अ कार फ्रॉम अ फ्रेंड 2.5 लाख रुपए की पेमेंट पे, जिसकी फेयर मार्केट वैल्यू 5,50,000 थी. एग्जाम्प्ट है जी, क्योंकि कार तो मूवेबल प्रॉपर्टी की डेफिनेशन में आती नहीं है. दोनों ही नॉन टैक्सेबल हो गए.